नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आर्यन जंक्शन पे। तो दिनांक 31 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप आरपीएससी के हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बाकी अभ्यर्थियों से एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का ही होने वाला है और वो लिमिटेड लोग वही होंगे जो अलग राह चुनेंगे अपने लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को समझ करके, जान करके और बार बार उनकी प्रैक्टिस करके आप न केवल अपने लिए 20 से 30 प्रश्न जो रिपीट होते हैं उनको तैयार कर लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है उसको भी समझ पाएंगे। तो आज ही इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या दिया गया कोड स्कैन कीजिए। आपको जो है इस कोर्स पर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, जिसका लाभ आप हमारी एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में आपके उदयपुर में एक महत्वपूर्ण तितली को खोजा गया है जो राजस्थान में पहले कभी नहीं देखी गई। पहली बार इस तितली को देखा गया जिसके पंख नीले रंग के हैं। आइए इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस तरह की खोज अक्सर पूछ ली जाती है। तो उदयपुर में लेजर ब्लू विंग, अर्थात जिसके विंग्स जो है वो ब्लू कलर के हैं, उस ड्रैगन फ्लाई को जो है यहाँ पर देखा गया। कहां पर? उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के ब्राह्मणों का खेरवाड़ा गांव में। ये एक प्रकार की दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई है जो रायोथेमिस ट्रायंगुलेरिस नाम से जानी जाती है। इसके आधे नीले और आधे सफेद पंख होते हैं और नीली काली आभा वाला पेट होता है, इसी से इसको जाना जाता है। पंखों की इस खास नीलिमा के चलते इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर ब्लू विंग। अभी तक ये प्रजाति भारत के केवल 7 राज्यों में मिलती थी, जिनमें से कोई सा भी हमारा पड़ोसी तो नहीं है, चाहे वो असम हो, हिमाचल प्रदेश हो, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ये सब बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट्स के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन राजस्थान जैसे देश में इस तरह से ये मिलना या क्षेत्र में इस तरह से ये मिलना, ये अपने आप में हो रहे बदलाव को और नई प्रजाति के इस तरह से विस्तार को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। अगली खबर जुड़ी है इतिहास से। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल खोज की गई है, जिसके अंतर्गत एक ऐसा स्थान मिला है जो 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष है और यहाँ से मिले हुए उपकरण और मृदभांड हमें उस समय से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अभी तक किसी तरह की कोई खोज नहीं हुई थी, या कह सकते हैं कि राजस्थान में अब तक हड़प्पा के अधिकांश स्थल जो है वे मात्र सरस्वती दृष्टि नदी के पेटे में ही स्थित थे। लेकिन अब जैसलमेर जैसे स्थान पर जहां पहले कोई स्थान नहीं पाया गया है और जो गुजरात और श्री गंगानगर जैसे क्षेत्रों के बीच में एक वीरान क्षेत्र को दर्शाता है, वहां पर अब नई बस्तियों का मिलना एक नए दृष्टिकोण को पैदा करता है लोगों के लिए। तो वैज्ञानिकों ने इस जगह पर खोज की और यहाँ पर बहुत से मृद भांड और उनके साथ साथ बहुत से उपकरण भी मिले हैं। इन पर हम विस्तार से थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसलमेर जिले की रातड़ियारी डेरी, ये नाम आप याद कर लीजिए। निश्चित रूप से 100% ये जो है आपको अगली परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। लगभग 4500 साल पुराना इसको बताया जा रहा है, मतलब अब से देखा जाए तो लगभग 2400 वर्ष। ये वो समय है जब हमारे यहाँ पर प्राक हड़प्पा, या प्राक नहीं कहेंगे, विकसित हड़प्पा का काल जो है वो प्रचलन में था। विकसित हड़प्पा का मतलब है जब हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गई थी और अपने चरमोत्कर्ष पे थी, जब हमारा विदेश की बहुत सी संस्कृतियों के साथ में व्यापार और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार फल फूल रहा था, जब यहाँ राजनीति और धर्म के एक उच्च मानक और स्तर को प्राप्त कर लिया गया था। ये ऐतिहासिक खोज किस क्षेत्र में हुई है? थार के कठोर और शुष्क वातावरण में। तो कह सकते हैं कि उस समय यहाँ पर जल संबंधी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बस्तियों का विकास हो पाया। ये ऐतिहासिक खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग के शोधार्थी दिलीप कुमार सैनी, पार्थ जगानी, चतर सिंह जाम, जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर तमेक पवार और डॉक्टर रविंद्र देवड़ा और प्रदीप कुमार गर्ग की टीम के द्वारा किया गया है। देखते हैं कि यहाँ से मिला क्या है। तो अगर बात करें तो यहाँ से बड़ी मात्रा में लाल लेप युक्त मृतभांड, ठीक है, तो रेड कलर्ड जो पॉटरी है वो हमको यहाँ से मिल रही है, जो उसी तरह की है जैसे कि मालवा और बाकी कल्चर्स के अंदर हमको
मिलती है। यहाँ से हमें घड़े मिले हैं, कटोरे मिले हैं और परफोरेटेड जार जो है अर्थात जो सुराइयाँ हैं वो भी यहाँ से हमको मिल पाई है। दोस्तों चर्ट पत्थर जो है उसके यहाँ से बहुत से ब्लेड मिले हैं, ठीक है। मिट्टी और शंख की चूड़ियाँ मिली है, त्रिकोणीय और इडली आकार के टेराकोटा केक मिले हैं, पीसने घिसने के पत्थर और भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से एक भट्टी के भीतर कॉलम नुमा एक संरचना मिली है जो मोहनजोदड़ो और गुजरात के कौनमेर जैसे स्थलों से समानता रखती है। इसके अलावा यहाँ से वेज आकार की ईंटें भी मिली है और ये हड़प्पा कालीन गोलाकार संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती थी। गोलाकार संरचना मतलब जैसे कुएं हो गए, ठीक है, या बाकी जो चीजें होती थी उनमें इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वेज आकार की ईंटों का मतलब होता है कुछ इस तरह की ईंटें होना। चलिए, तो ये हो गया आपका रातड़ियारी डेयरी जो कि जैसलमेर में मिली है, याद कर लीजिए। इससे पहले भी थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि एक और सभ्यता हमें भरतपुर में भी देखने को मिली थी। तो वो पिछले हमारे नोट्स को अगर आप रिवाइज करेंगे जो कि पीडीएफ में टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उनसे आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ देखते हैं। दोस्तों सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान का पहला अस्पताल बन गया है जो कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को अडॉप्ट कर चुका है। मतलब अब बाहर के जो राज्य है उनके लोगों को भी यहाँ मुफ्त में इलाज मिल पाएगा। अभी तक इसके लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ता था, तो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी इन्होंने लागू की है सवाई मानसिंह अस्पताल में, और इसके तहत अब यहाँ जो है बाहर के मरीजों का उपचार भी किया जा चुकेगा। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 12 से 15% मरीज अन्य राज्यों से आते हैं। अब तक उन्हें केवल ओपीडी ही मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब इनको भर्ती होंगे तो आईपीडी में भी बिना खर्च के इलाज मिल पाएगा। इतना ही याद रखना है क्योंकि पूछ लेगा कि किस अस्पताल में शुरू किया गया ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों एक स्टार्टअप है हमारा स्पेस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है स्टार डूअर, और इसने हाल ही में एक ऐसे इंजन का परीक्षण किया जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के प्रणोदन पर चलता है, ठीक है। तो हैदराबाद का स्पेस टेक स्टार्टअप है स्टार डूअर, जिसने इंडिया का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन वाले इंजन का क्या किया है, टेस्ट किया है। तो इस पर हम बात करते हैं। तो हैदराबाद का स्टील्थ मोड स्पेस टेक स्टार्टअप है स्टार डूअर। इसने भारत के पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया है। ये इंजन बेंगलुरु में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc उसके जो है क्षेत्र में किया गया है। स्टार डूअर के प्रमुख अगली पीढ़ी के ऑर्बिटल ट्रांसफर वाहन OTV जिसका नाम है लुकास उसको शक्ति प्रदान करेगा। ऑर्बिटल ट्रांसफर वाहन क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ जब कई बार जो है चक्कर लगाते हैं कोई वाहन, तो उसका हम ऑर्बिट बार बार चेंज करते हैं। खास करके जब मान लीजिए आपको मंगल और चंद्रमा जैसे किसी अभियान पर जाना हो, या फिर किसी उपग्रह को जो है आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ना हो, तो उसके लिए फिर हम बीच में GTO अर्थात जियो ट्रांसफर ऑर्बिट का यूज करते हैं, जिसकी एपोजी और पेरोजी की अगर हम बात करें तो एपोजी जहां लोअर अर्थ ऑर्बिट में होती है, वहीं उसकी एपोजी जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होती है। इसका मतलब है कि अगर हम चित्र में इसको देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका एक लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, और ये इसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो आपका ये वाला जो ऑर्बिट होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों तरफ ये उपग्रह जो है परिक्रमा करते हुए यहाँ से पहले तो वो अपना जो है एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहेगा और फिर उसके बाद में वो अचानक से किसमें चला जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो जो भी हमारे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के जितने भी होते हैं उनको इसी तरह से लॉन्च भी किया जाता है। या फिर कहें जब हम किसी दूरस्थ स्थान वाले स्थान पर आप किसी को भेजना चाहते हैं, कोई भी यान को, चाहे वो मंगल हो चाहे वो आपका चंद्रमा हो, उसमें भी इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि फ्यूल भी बचाया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने करने की कोशिश की है। इसे 2020 में स्थापित किया गया था और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रामा राव के नेतृत्व में ये 2027 तक अपना पहला प्रक्षेपण करने जा रहा है। लुकास को पृथ्वी की निचली कक्षा, भू स्थिर कक्षा के साथ साथ चंद्रमा और मंगल ग्रह सहित अन्य जगहों पर वैज्ञानिक और वाणिज्यिक अभियानों को अंजाम देने के लिए
डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लुकास के बारे में, स्टारडोर के बारे में। तो एक कम से कम एक और स्टार्टअप का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। तो जैसे स्काई रूट एरोस्पेस आपने सुना होगा, स्पेस किड्स इंडिया सुना होगा। तो आपको कल को 2 नंबर का प्रश्न ही अगर मेंस में आ जाए कि किन्हीं 4 स्टार्टअप्स के नाम लिखिए जो स्पेस सेक्टर के हैं, तो वहां पर आपको ये नाम याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में हमारे प्राचीन भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके बहुत प्राचीन अवशेष जो कि पिपरवा से जुड़े थे, उनको विदेश से वापस भारत लाने में सफलता मिली है। जो कि एक जो है खोजकर्ता के द्वारा यहाँ से ले जाए गए थे बाहर, और लंबे समय से ये बाहर ही रहे थे। उन्हें अब हम यहाँ पर लाने में सफल हुए हैं। चूंकि इस तरह के अवशेष भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ धर्मों के विकास पर प्रकाश डालते हैं, और ये पूज्य भी है उन लोगों के द्वारा जो उस धर्म को मानते हैं, इसलिए इन्हें वापस लाने का प्रयास किया जाता है। तो भगवान बुद्ध के पवित्र पीपर हवा अवशेषों को 127 साल बाद भारत लाया गया है। ये 1898 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम क्लॉक्सटन जो पेपे द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में की गई खुदाई में प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद में बहुत सी चीजों को तो पश्चिम बंगाल में स्थित एक हमारे म्यूजियम में रखा गया, लेकिन बहुत सी चीजों को ये अपने साथ ले भी गए। इनमें हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के पात्र, सोने के आभूषण और बाकी चढ़ावे की चीजें थी जो स्तूप में रखे गए थे। स्तूप बेसिकली क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में हमारे जो विद्वान थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, उन्होंने उनके जितने भी अवशेष थे उनको कई भागों में बांट दिया और इनको अलग अलग स्थानों पर रखा गया। स्तूप बेसिकली मिट्टी के ढेर को दर्शाता है। ठीक है, मिट्टी के एक ढेर को दर्शाता है। तो स्तूप इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है, मिट्टी पर बनी हुई, और उसके ऊपरी स्थल पर स्थित एक हर्मिका के अंदर एक पेटी होती है, जिस पेटी में आपके बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। ऐसा ही एक महान स्तूप है हमारा सांची का स्तूप। ठीक है, तो ये यूनेस्को धरोहर में भी सम्मिलित है। तो सांची का स्तूप, इसी तरह के बहुत से और भी स्तूप हमारे रहे हैं, चाहे वो हमारा अमरावती क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा गांधार क्षेत्र हो। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में भी इस तरह के स्तूप पाए गए हैं। तो पीपरवा की बात करें तो पीपरवा की जो अवशेष है ये, इन पर मैंने आपको बात कर ली। और डिटेल में अगर हम देखें तो पीपरवा जो है ये एक ब्राह्मी लिपि का शिलालेख हमको मिलता है। उस शिलालेख से ये पता चलता है कि ये अवशेष शाक्य वंश जो है उसके द्वारा भगवान बुद्ध के लिए समर्पित किए गए थे, जो कि बुद्ध का ही एक परिवार था। तो बुद्ध के परिवार से, क्योंकि शाक्य कुल में ही बुद्ध जो है उनका जन्म हुआ है, शुद्धोधन के यहाँ पर हम सबने पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, और 2025 में ये अवशेष अचानक हांगकांग में एक नीलामी में सामने आए। उसके बाद भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो सक्रिय हुआ और उसने जो है अपनी तरफ से इसे वापस लाने का प्रयास किया है। पीपरवा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, और जो लुम्बिनी नामक स्थान है, आप सभी जानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बौद्ध धर्म का स्थल है। उस स्थल से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो पीपरवा करके अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार देश में रिसर्च को विकास बढ़ावा देने के लिए खास करके निजी क्षेत्र को सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए का एक नया फंड इस साल कैबिनेट ने मंजूर किया था, और एक नई योजना जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, उसके लिए अब इसको शुरुआत कर दिया गया है। तो एक हमारे यहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये नई एक शुरुआत की है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से हम बात करते हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपए की ये रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना है, RDI स्कीम इसको हम कह सकते हैं 2025 की। इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य है कि देश में दीर्घकालिक, उच्च जोखिम वाले और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भी निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। तो जनरली क्या होता है कि सरकार ही ऐसे अनुसंधानों को प्रोत्साहित करती है। अब आप स्पेस के क्षेत्र में भी ले लीजिए, सरकार ने अपनी एकाधिकार रखते हुए लगातार उसमें काम किया, लेकिन अब हमने उसको भी निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया। चाहे वो इन स्पेस की बात हो, चाहे वो NSIL की बात हो, या फिर हमारा इंडियन स्पेस जो एसोसिएशन हमने बनाया, ये सारे प्रयास इसीलिए किए। तो अब नए क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक फंड क्रिएट कर रही है जो उन लोगों को मदद करेगा जो नवाचारों के साथ आएंगे, भले ही वो निजी क्षेत्र में
हो। इसमें अनुसंधान, एक हमारा अनुसंधान राष्ट्र, इसका जो अनुसंधान है इसको राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान ANRF इसके माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। और ये संस्थान है जो क्या करेगी, हमारे यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करेगी। दोस्तों इसकी सर्वोच्च नीति निर्धारण कौन करेगा, एक समिति होगी जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री। तो उनके जो है सुपरविजन में इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। RDI योजना के अंतर्गत दो तरीके से इसको वितरित किया जाएगा। पहले चरण में ANRF को केंद्र सरकार 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज की ऋण देगी। दूसरे चरण में एक कोष स्थापित किया जाएगा, स्पेशल पर्पज फंड, और इसमें से अलग अलग तरीकों से, चाहे वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो, चाहे वो आपके जो है विकास वित्त संस्थान अर्थात डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, इन सब के माध्यम से इसे दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हो सकती है और इनको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो DFI पर हो, चाहे NBFC तो आपका मैनेजमेंट में एक पार्ट भी, और लास्ट ईयर जो है इस पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो कम से कम आप इनकी डेफिनेशंस को जरूर देख लेवे, ये बहुत जरूरी है। चलिए अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में काम किया जाएगा वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाले क्षेत्र, चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, स्वच्छ ऊर्जा, अर्धचालक फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, इन सभी में हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो आपका जो RDI फंड है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन तकनीकों के विकास पर ही ये निर्भर करेगा कि हमारा देश कितनी तेजी से तरक्की करेगा। क्योंकि जो कुछ हम आगे आने वाले समय में निर्यात करेंगे उसमें से अधिकांश हिस्सा इन्हीं तकनीकों से जुड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों YouTube वैसे तो सूचनाओं को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण संसाधन है, माध्यम है, लेकिन कई बार इसके दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube को बैन कर दिया है। हालांकि YouTube किड्स को उसने अनुमति दी है, क्योंकि YouTube जो है उस पर बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो लोगों में क्रूअल्टी, हिंसा और निराशा और अवसाद जैसी चीजों को बढ़ा सकती है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के इस रिसर्च में पता चला है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक अधिनियम भी इसके लिए पारित किया था और उसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर बैन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है, जो कि नवंबर में लगाई गई थी, और अब यहाँ पर यूट्यूब पर भी पाबंदी कर दी गई है। तो वैसे यूट्यूब, इन पर पाबंदी हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग बहुत सा समय जो है केवल यूट्यूब पर रील्स और बाकी चीजें देखने में ही व्यस्त कर देते हैं, बिता देते हैं, जबकि उसका काम प्रोडक्टिविटी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। खो खो जो है उसको हाल ही में अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड जो है उसने आधिकारिक खेल कैलेंडर में शामिल कर लिया है। तो ये एक ऐसा बोर्ड है जो बड़े स्तर पर जो है खेलों का आयोजन करता है, और खास करके ऊर्जा सेक्टर की जितनी भी हमारी कंपनीज है उन सबके भीतर ये कंपटीशन को बढ़ावा देता है। वहां पर खो खो को मान्यता मिलना आने वाले समय में खो खो को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करने में सक्षम हो सकती है। अब आपको पता होगा कि इस साल खो खो वर्ल्ड कप का भी जो है हमारे यहाँ पर आयोजन किया गया था। आप सबने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। पहली बार 2025 में खो खो वर्ल्ड कप आयोजित हुई थी। इस फैसले के तहत खो खो को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेलों के समकक्ष माना गया है। तो खो खो एक प्राचीन खेल है जो भारत में खेला जाता रहा है। बचपन में आपने भी कभी न कभी अपने विद्यालय में इस खेल का आनंद लिया होगा। नेक्स्ट खबर है एक हलचल से, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो कामचटका जो है वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा छठा भूकंप हाल ही में देखने को मिला। कामचटका कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, बेरिंग जल डमरूमध्य का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर बेसिकली अलास्का और आपका जो रशिया है ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। एक प्रकार का जल डमरूमध्य है ये। इसी के पास में आपके एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है जो रूस के क्षेत्र में आता है, और इसको हम कामचटका प्रायद्वीप के रूप में देखते हैं। इसी के नीचे की तरफ आपको जापान और ये देखने को मिलेंगे। तो ये कामचटका प्रायद्वीप जो है एक्चुअल में ये आपके जो रिंग ऑफ फायर है, अर्थात आपके एक पूरा का पूरा एक एरिया है जो कि आपके दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी सीमाओं से शुरू होते हुए और पूरे यूरेशिया की पूर्वी सीमा, जापान, फिलीपींस और उसके बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया के
क्षेत्र तक जाकर के फैला हुआ है। ये वो क्षेत्र है जहां पर हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में हलचलें होती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स या तो यहाँ पर पास में आ रही होती है या फिर दूर जा रही है, और इसी वजह से ये ज्वालामुखी और भूकंप के लिए संभाव्य क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में अक्सर ज्वालामुखी फूटने और भूकंप आने की घटनाएं देखने को मिलती है। 2, 3 और 4 तीव्रता के कई भूकंप यहाँ पर रोजाना आते हैं, लेकिन भूकंप को भूकंप भी तब माना जाता है जब वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। और इसीलिए चूंकि 7 और 8 की तीव्रता के भूकंप बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, तो ऐसा ही एक भूकंप हाल ही में आया है रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में। ठीक है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसकी तीव्रता 8.8 थी, और अब तक दर्ज किए गए 5 सबसे बड़े भूकंपों में के बाद ये 6ठे नंबर का था। तो 9.5 तीव्रता का सबसे तेज तीव्रता वाला भूकंप आपका बियोबियो चिली में आया था। इसके बाद 9.2 तीव्रता का अलास्का अमेरिका में, 9.1 तीव्रता का 2004 में सुमात्रा इंडोनेशिया में आया, जिसके बाद में सुनामी देखने को मिली थी, और अब भारत के चेन्नई के तट पे भी बड़ी मात्रा में हमने ये देखा था। ठीक है, 9.1 तीव्रता तोहोकू जापान में, 9 तीव्रता का कामचटका रूस में। ठीक है, तो ये 5 सबसे बड़े भूकंप अब तक आए हैं। भूकंप क्यों आते हैं? तो भूकंप बेसिकली जो हमारा एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो हमारी चट्टाने हैं उनमें होने वाली हलचलों, दबाव और अन्य चीजों की वजह से आते हैं। ठीक है, तो वहां पर होने वाली कोई भी हलचल बड़े मात्रा में ऊपर जो भूपर्पटी है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, एक तरह से एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, उसमें आप बहुत सी चीजें पढ़ते हो, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, ये सारी सब चीजें आपको पढ़ने, और एल वेव्स, तो ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, तो आप इसके बहाने उन चीजों को भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही करंट अफेयर्स हमें इस तरह से रिलेट करके पढ़ने। तो अगर उससे जुड़ा मान लो इस तरह की कोई घटना उस समय हुई हो, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर में इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी रैंकिंग हाल ही में दोबारा से जारी की गई, और इसमें अभिषेक शर्मा पहली बार नंबर 1 T20 के खिलाड़ी बने हैं। इतनी सी खबर है, ज्यादा कुछ नहीं है। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बाद T20 में पहले नंबर पे पहुंचने वाले वे तीसरे भारतीय होंगे। और गेंदबाजी में बात करें तो जसप्रीत बुमराह भी पहले नंबर पे मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। आईएनएस सतपुड़ा सिम्बैक्स 25, तो सिम्बैक्स एक्चुअल में सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका आयोजन सिंगापुर में होने वाला है, द्विपक्षीय अभ्यास है, 32वां संस्करण है, और इसके लिए जो है हमारा जहाज है। सिम्बैक्स एक्चुअल में नौसेना के बीच में होता है, तो भारत और सिंगापुर दोनों की नौसेना इसमें भाग लेंगी। हमारा आईएनएस सतपुड़ा इसमें भाग लेने वाला है। अब इसमें क्या क्या होता है ये कभी पूछा नहीं जाता है, तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कौन सा संस्करण है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी खबरें पूरी हो गई। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की। रोज आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े। रोजाना का ये 20 से 25 मिनट का जो सेशन है ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे जब आप अगला एग्जाम दे लेंगे तब, क्योंकि ना केवल आपको ये प्रीलिम्स में मदद करेगा बल्कि मेंस एग्जाम में भी आपको ये लाभ देगा। मतलब आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, डिपेंड आप पर करता है कि आप ये लड्डू खाते हैं या नहीं खाते। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और 31 तारीख आज हो गई है, तो 1-2 दिन में आपको हमारी जो पूरे महीने वाली पीडीएफ है वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।